गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट। आज हम लोग अपना नया लेसन 6 चालू कर रहे हैं। वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। पर्टिकुलर हमारा जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर साइंस एंड एलिमेंट ऑफ मैथ्स, इसमें 4 सब सब्जेक्ट्स हैं। छोटे इसमें सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। तो हमारी ये कोशिश है कि हम लोग हर सब्जेक्ट में एक एक लेसन पहले करेंगे ताकि वो हमारे क्वार्टरली एग्जाम्स में यूटिलाइज हो सके और हम उतनी तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 6, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का मतलब होता है, एक जनरल बात पे यदि हम बात करें तो केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में बटी है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन, और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब अकार्बनिक रसायन। ऐसे कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री के जो पहला पार्ट होता है फंडामेंटल केमिस्ट्री, उसमें जनरली हमें रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। कार्बनिक और अकार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन से बनने वाले यौगिक मतलब कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो ऐसे समय पे जो सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद होता है, इन विच द कार्बन इज प्रेजेंट, दे ऑल आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अदर देन कार्बन जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, व्हाटएवर इट इज, वो सब हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक की बात जैसे हमने करी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे पहले निकोलस लैम्ब्री ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 तरह के सब्सटेंसेस में बांटा। सबसे पहला हमारा जो था वो था मिनरल सब्सटेंसेस। मिनरल सब्सटेंसेस मतलब खनिज पदार्थ। दूसरा उन्होंने बांटा था जिसे हम कहते हैं वेजिटेबल सब्सटेंस, और वेजिटेबल सब्सटेंस की बात की जाए तो वो कहलाई जाती है वनस्पति पदार्थ। फिर तीसरे में हम बात करते हैं तो वो आता है एनिमल सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं जंतु या जंतविक पदार्थ। ठीक, तो इस हिसाब से निकोलस लैम्ब्री ने जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांटा। पहला मिनरल खनिज, दूसरा वेजिटेबल मतलब वनस्पति, और तीसरा एनिमल मतलब जंतुविक पदार्थ। इन तीनों पदार्थों की खास विशेषता उनके नाम से ही चालू होती है। जैसे यदि हम मिनरल एसिड्स या मिनरल कंपाउंड्स की बात करें तो जो भी खनिज, जो भी मिनरल्स हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है वो कहलाया जाता है हमारा मिनरल सब्सटेंसेस, या जो भूगर्भ जिसे हम खदानों या खानों से प्राप्त होते हैं मतलब माइंस वगैरह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो कहलाए जाते हैं हमारे मिनरल या खनिज पदार्थ। दूसरा होता है वेजिटेबल या वनस्पति पदार्थ वो होते हैं जो बेसिकली हमें वेजिटेबल से मिलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, प्रोटीन, ये जो सारे पदार्थ हैं वो किसी न किसी फ्रूट्स या वेजिटेबल से हमें मिलते हैं जिनसे आप इनका उपयोग करते हो। तीसरा होता है हमारे लिए एनिमल सब्सटेंसेस या एनिमल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जंतविक पदार्थ। तो जंतविक पदार्थ की यदि हम बात करें तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो एनिमल बॉडी में बनते हैं और हमको मिलते हैं, जैसे यूरिक एसिड, जो यूरिन के ड्यूरेशन में, यूरिन फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में मिलते हैं। पर जब ये बात और आगे बढ़ी
तो वर्गमैन ने वनस्पति और जंतुविक पदार्थों की समानता के कारण इन्हें एक उसमें रखा, मतलब वेजिटेबल सब्सटेंसेस और एनिमल सब्सटेंसेस को उन्होंने एक कैटेगरी में किया। फिर इन्हें नाम दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर ऐसे जो सिर्फ मिनरल्स में पाए जाते हैं उनको अलग किया। ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे चलता है जिसे हम कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो आगे चल के क्योंकि इनके जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस थे वो लैब में नहीं बन पा रहे थे, तो इस चलते उनको फिर पूरी तरह से इस थ्योरी को ही कैंसिल कर दिया गया। जो जैव शक्ति सिद्धांत है, वाइटल फोर्स थ्योरी, उसको पूरी तरह से गलत सिद्ध कर दिया और उन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया वो था यूरिया। यूरिया बनाने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए साइंटिस्ट थे उनका नाम था वूलर। वूलर वॉज अ साइंटिस्ट हु मेड यूरिया इन द लैब। जो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो बना था यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली वो होता है जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो कार्बन के बारे में यदि हम बात करें तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा तत्व है जिसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में होते हैं। यदि हम इसकी एलिमेंट की बात करें तो इसके पास एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 होता है, मतलब परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार जो है वो 12 होता है। तो यदि हम इसकी परमाणु संख्या को ब्रेक करें, तोड़ें, इसके एटॉमिक नंबर को ब्रेक करें, तो ये बन जाता है हमारे लिए 2 4। दैट मीन्स पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पर्टिकुलर एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा तत्व बनता है जो सारी ही चीज़ों में प्राप्त है। मतलब हर जगह, ये बात हम लोगों ने 10वीं क्लास में कार्बन और कंपाउंड्स के चैप्टर में पढ़ी भी थी कि कार्बन पर्टिकुलरली एक ऐसा एलिमेंट है जो लगभग हर चीज़ में पाया जाता है और हर जगह हम उसको प्राप्त करते हैं। जैसे यदि हम सूखी लकड़ी को जलाते हैं या सूखी पत्तियों को जलाते हैं तो जो उनसे काला धुआं निकलता है वो एक्चुअली में क्या है, कार्बन का रूप निकल रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि हर चीज़ में कार्बन प्राप्त होता है। तो इस आधार पर जब हम बात करते हैं तो इनकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कार्बन की, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन को हम हिंदी में श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन का मतलब होता है श्रृंखला बनाने वाला, मतलब चेन्स बनाने वाला। तो कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी हम बात करते हैं जिसको हम बात करते हैं कैटिनेशन, कि कार्बन के साथ मिलकर कई तरह की श्रृंखलाओं में जुड़ सकता है और इस वजह से आप इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन या श्रृंखलन कहते हैं। क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कभी भी ट्रांसफ़र अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकता, वो सिर्फ शेयरिंग कर सकता है। मतलब उसमें हमेशा संयोजन देखा जाता है, तो वो हमेशा दूसरे एलिमेंट से अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और जब वो शेयरिंग करता है तब जो बॉन्ड बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है, संयोजकता जो है, वो कैटिनेशन को हेल्प करती है। दूसरी खास बात इसमें ये होती है कि इसमें टेट्रावैलेंसी पाई जाती है। टेट्रावैलेंसी का मतलब ही होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके पास लास्ट ऑर्बिट में है तो टेट्रावैलेंसी, चतुर्थ संयोजकता पाई जाती है। तो क्योंकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में है, इसलिए ये जिस तरह का फॉर्मेशन करते हैं या जिस तरह के कंपाउंड बनाते हैं वो बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, मतलब दोनों आपस में एक साथ रहकर उस कंपाउंड को कंप्लीट करते हैं ताकि उसका ऑक्टेट रूल फॉलो हो सके। उसके अलावा यदि हम बात करें तो वैन हूफ और ली बेल ने सर्वप्रथम ये सुझाव दिया था
कि कार्बन के बीच में रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब इस तरह सा एक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। तो वो एक तरह का आप ये कह सकते हो कि जिस तरह डायमंड वगैरह में स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो कार्बन की खास बात में हमें ये चीज़ मिलती है कि कार्बन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह पाया जाता है। इसमें एक और ख़ास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये कहा जाता है कि एलिमेंट दिखने में तो दो अलग अलग रूपों में नज़र आते हैं पर उनका जो बनावट होती है वो एक ही पदार्थ से होती है। तो एलोट्रॉपी भी एक तरह का फिनोमेना है, एक तरह का प्रोसेस है जो कार्बन में पाया जाता है। जैसे हम इसका उदाहरण लें तो डायमंड और ग्रेफाइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट बेसिकली बने कार्बन से हैं पर ये दोनों दिखने में अलग हैं। क्योंकि ये दिखने में अलग है इसलिए उनमें जो फिनोमेना या जो प्रोसेस पाया जाता है वो एलोट्रॉपी कहलाती है। फर्दर हम आगे बढ़े तो कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना होता है। तो उनके स्ट्रक्चर्स की यदि बात की जाए तो उसको हमने दो तरह से बांटा है। एक जिसे हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप और दूसरा जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप की यदि हम बात करें तो एल्काइल ग्रुप बेसिकली हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, ठीक है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनने की वजह से ये बेसिकली हमें कई तरह के फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। एल्काइल ग्रुप वो होता है जिसमें किसी भी एक हाइड्रोकार्बन, कंप्लीट हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से यदि एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो वो एल्काइल ग्रुप बनता है। इसलिए उसके जो नामकरण होता है, जब आप उसका नोमेनक्लेचर करते हो तो पीछे आप उसमें आइल लगाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। यदि हम इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो ये बन जाता है CH3। तो ये था मीथेन। मीथेन में एन हट गया मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये बन गया हमारे लिए मिथाइल। तो ये स्ट्रक्चर कहलाया जाता है मिथाइल। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो 10वीं क्लास में कुछ फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने बात की थी। जैसे हम लोगों ने बात की थी अल्कोहल के बारे में, मतलब OH ग्रुप। फिर हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बारे में जिसमें हमने बात की थी COOH। हमने बात की थी कीटोन ग्रुप की, तो ये कीटोन ग्रुप है CO। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन के पूरे रासायनिक गुणों को ही बदल देते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स विच चेंजेस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे कई तरह के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की श्रृंखला है जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और किस तरह से इनका संयोजन होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।